नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर यूएनएचआरसी से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति यानी यूएन ह्यूमन राइट कमेटी यूएनएचआरसी ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना एक मूल अधिकार है। यूएनएचआरसी का बयान ऐसे समय में आया है जब विश्व भर में राजनीतिक अधिकारों और नस्लीय न्याय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल यूएनएचआरसी 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। आइए अब जानते हैं ICCPR के बारे में। ICCPR एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यापक संरक्षण प्रदान करती है। ICCPR मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को सामूहिक रूप से इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स माना जाता है। ICCPR का अनुच्छेद 21 शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1966 में अंगीकृत किया गया था तथा भारत ने वर्ष 1979 में इसकी अभिपुष्टि की थी। हालिया निर्णय के संबंध में यूएनएचआरसी ने मुख्य बिंदुओं को उठाया है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्तियों का ये मूलभूत मानवाधिकार है कि वे सार्वजनिक या निजी रूप से उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हों या अपने असंतोष को घर के बाहर या घर के भीतर या ऑनलाइन माध्यम से प्रकट करें। बच्चों, विदेशी नागरिकों, महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, शरण चाहने वाले व्यक्तियों और शरणार्थियों सहित प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सरकारें लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा या संभावित हिंसा के जोखिम जैसे तर्क प्रस्तुत कर विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। सरकारें केवल इस आधार पर इंटरनेट नेटवर्क्स को ब्लॉक या किसी वेबसाइट को बंद नहीं कर सकती हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन करने या लोगों का समर्थन जुटाने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिंसक या गैर कानूनी सम्मेलनों सहित सभी प्रकार की सभाओं के प्रलेखन और उनकी निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। आइए अब भारतीय संदर्भ में विरोध प्रदर्शन का अधिकार किन रूपों में है, इसे जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार सुनिश्चित करता है। वर्ष 2012 में रामलीला मैदान घटना पर उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि सम्मेलन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है। अगली खबर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रमंडल देश आधुनिक दासता के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। वॉक फ्री, जो कि एक दासता विरोधी संगठन है, तथा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है, आधुनिक दासता के उन्मूलन और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 8.7 की प्राप्ति के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आधुनिक दासता शोषण की एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के खतरे, हिंसा, उत्पीड़न, छल और बल के प्रयोग के भय के कारण किसी काम को करने से मना नहीं कर सकता या उससे दूर नहीं भाग सकता। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। रिपोर्ट में ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रमंडल देशों में प्रत्येक 150 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आधुनिक दासता की परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। आधुनिक दासता के कुल पीड़ितों में से 71% महिलाएं एवं लड़कियां हैं। केवल 1/3 राष्ट्रमंडल देशों द्वारा बलात् यानी जबरन विवाह को अपराध घोषित किया गया है। भारत में 1/3 बालिका वधू मौजूद हैं। वर्तमान में लगभग 20% राष्ट्रों ने मानव दुर्व्यापार को अभी तक अपराध घोषित नहीं किया है, जबकि लगभग 35% देशों ने बलात् श्रम का अभी तक अपराधीकरण नहीं किया है। भारत ने घरेलू कामगार अभिसमय 2011 और बलात् श्रम प्रोटोकॉल 2014 की अभी तक अभिपुष्टि नहीं की है। भारत ने उपरोक्त मुद्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। इसने न तो किसी राष्ट्रीय समन्वयकारी निकाय की स्थापना की है और न ही कोई राष्ट्रीय कार्य योजना निर्मित की है। इसके साथ ही कुछ सुझावों को भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।
जैसे दास्ता से मुक्त हुए लोगों की सहायता करना, आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय अभिकरणों के मध्य समन्वय और जवाबदेही में सुधार लाना, आपूर्ति श्रृंखला से शोषण का उन्मूलन करना, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को सुदृढ़ बनाना और उनका ठोस प्रवर्तन सुनिश्चित करना आदि। अगली खबर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से संबंधित है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के एक सर्वेक्षण के अनुसार युवा पीढ़ी उच्चतर शिक्षा की उपेक्षा कर रही है। इस सर्वेक्षण में वर्ष 2014 से 2018 के बीच उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में कमी को दर्शाया गया है। इस सर्वेक्षण में उच्चतर शिक्षा से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष हैं, जैसे कुल मिलाकर वर्ष 2018-19 तक 37.4 मिलियन विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा प्रणाली के भाग थे, जिनमें से 18.2 मिलियन छात्राएं थीं। वर्ष 2014 से 18 के बीच स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के मध्य ड्रॉप आउट की दर लगभग 5% थी। रिपोर्ट में ड्रॉप आउट के कई कारण दिए गए हैं, जैसे 12% लड़कियों ने विवाह और 32% लड़कियों ने घरेलू कार्यों के कारण आगे शिक्षा जारी करना छोड़ दिया। लड़कों के संदर्भ में लगभग 1/3 छात्रों ने आजीविका अर्जन के लिए शिक्षा का त्याग किया था। स्नातक स्तर पर ड्रॉप आउट का मुख्य कारण वित्त का अभाव है। प्रत्येक 10 में से 9 छात्र शिक्षा हेतु शुल्क भुगतान करने में असमर्थ हैं। स्नातक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 100% की तुलना में 26% ही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले अन्य मुद्दे: स्नातकों के लिए अल्प रोजगार, शिक्षण की निम्न गुणवत्ता, शिथिल प्रशासन, अपर्याप्त वित्त पोषण, जटिल विनियामकीय मानदंड आदि। वर्तमान में शिक्षा पर सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि किए जाने की बहुत आवश्यकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश में शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक करना है। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में भारत शिक्षा पर जीडीपी का केवल 3.8% ही व्यय करता है, जबकि वैश्विक औसत 4.5% है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का उपयोग। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया। दरअसल शहरीकरण में वृद्धि, अवैध खनन गतिविधियों, अनियंत्रित चराई एवं वनोन्मूलन, प्रतिकूल जलवायवीय परिस्थितियों आदि जैसे मुद्दों के कारण अरावली क्षेत्र में पारिस्थितिक निम्नीकरण की एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तारित है। एरियल सीडिंग ये वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें हवाई साधनों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग कर पूर्व निर्धारित स्थान पर सीड बॉल्स की बौछार की जाती है। जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तब ये बॉल्स अंकुरित होने लगते हैं और इनमें विद्यमान पोषक तत्व प्रारंभिक विकास में इनकी सहायता करते हैं। इन सीड बॉल्स में बीजों को मृदा, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के साथ मिश्रित करके एक गेंद का आकार दिया जाता है। एरियल सीडिंग के लाभ: इस तकनीक का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पहुंच पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण की पारंपरिक पद्धतियों को अपनाना अत्यंत कठिन होता है। ये सीड बॉल्स मृदा में जुताई और गड्ढों की खुदाई करने की किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से ही मृदा, पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों से युक्त होते हैं, इसलिए इनके रोपण की भी आवश्यकता नहीं होती है। सीड बॉल्स का बाह्य आवरण बीजों को पक्षियों, चींटियों और चूहों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगली खबर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। WTO ने जापान और ताइवान के अनुरोध पर भारत के विरुद्ध विवाद समाधान पैनलों का गठन किया है। WTO ने ये विवाद समाधान पैनल भारत द्वारा मोबाइल फोन और कुछ अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों की जांच करने के लिए गठित किया है। भारत ने पहली बार वर्ष 2017 में मोबाइल फोन और कुछ अन्य ICT उत्पादों पर 10% सीमा शुल्क लगाया था। आगे चलकर भारत ने इस शुल्क को बढ़ाकर 20% कर दिया था। भारत के इस कदम को दूसरे देशों ने WTO के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का उल्लंघन माना है। आपको बता दें कि भारत WTO के ITA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। अपना पक्ष रखते हुए भारत ने स्पष्ट किया है कि ICT उत्पाद WTO के ITA 2 के समझौते के अंतर्गत शामिल है और भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
ITA समझौता या जिसे ITA 1 भी कहा जाता है, ये समझौता वर्ष 1996 में संपन्न हुआ था। प्रतिभागी देशों ने इस समझौते के तहत शामिल किए गए IT उत्पादों पर प्रशुल्कों को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत ने ITA 1 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद वर्ष 2015 में 50 से अधिक सदस्य देशों ने मिलकर ITA समझौते का विस्तार करते हुए इसमें अतिरिक्त 201 उत्पादों को शामिल किया था। इन उत्पादों का व्यापार मूल्य प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इसे ITA 2 समझौता कहा जाता है। WTO के नियमों के तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि इसके किसी सदस्य देश को ये लगता है कि किसी अन्य देश की व्यापार नीतियां या कार्यवाही वैश्विक व्यापार मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं और उसके स्थानीय उद्योग को प्रभावित कर रही हैं, तो वे सदस्य देश WTO के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता देश एक संतोषजनक समाधान प्राप्त करने के लिए WTO से विवाद समाधान पैनल का गठन करने का अनुरोध कर सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र यानी केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर CBTC को बांस क्षेत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करने संबंधी आधारभूत अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है। CBTC की स्थापना पूर्वोत्तर भारत के अब तक के सबसे अप्रयुक्त बांस क्षेत्र के संगठन के उद्देश्य से की गई थी। ये एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। ये भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम नाम के एक संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है। CBTC उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के उत्तर पूर्वी परिषद के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। लेड पॉइजनिंग यानी सीसा विषाक्तता पर यूनिसेफ की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के तहत बताया गया है कि विश्व के 1/3 यानी 800 मिलियन बच्चे सीसा विषाक्तता से प्रभावित हैं। भारत में लगभग 275 मिलियन बच्चे सीसा विषाक्तता से ग्रसित हैं। लेड एसिड बैटरियों का अनौपचारिक और निम्न स्तर का पुनर्चक्रण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सीसा विषाक्तता का मुख्य कारण है। सीसा विषाक्तता के परिणाम क्या होते हैं? आजीवन न्यूरोलॉजिकल, संज्ञानात्मक और शारीरिक दुर्बलता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं और अपराध व हिंसा की वृद्धि में सहायक। पारिस्थितिक पुनःस्थापन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये निम्नीकृत क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति में सहायक एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की प्रत्यास्थता यानी रेजिलियंस और पुनरुत्पादक क्षमता का निर्माण करने में सहायता करती है। बेंचमार्किंग नामक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से इसे संपन्न किया जाता है और इसके तहत स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता ली जाती है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सभी तत्वों जैसे मृदा, जल विज्ञान, वनस्पतियों, जीवों आदि पर केंद्रित एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्मिन, नाशक जीव। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फसलों की रक्षा के साथ साथ वर्मिन कहे जाने वाले वन्य जीवों को मारने के लिए एक विकल्प खोजने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। वर्मिन ऐसे वन्य जीव होते हैं जिन्हें फसलों और पालतू पशुओं के लिए हानिकारक माना जाता है या जो रोग आदि के वाहक होते हैं, जैसे कृंतक यानी कुतरने वाले जीव जैसे चूहा, रीसस बंदर, नीलगाय आदि। इन्हें वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 के तहत शामिल किया गया है। ये इन्हें इस कानून के अधीन किसी भी संरक्षण से वंचित करता है। वन्य जीवों को वर्मिन घोषित करने के लिए राज्य सरकारें वन्य जीवों की एक सूची केंद्र को भेजती हैं। हर्ड इम्यूनिटी। केंद्र ने कहा है कि भारत की जनसंख्या के आकार को देखते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता एक रणनीतिक विकल्प या चयन नहीं हो सकती। हर्ड इम्यूनिटी तब पैदा होती है जब जनसंख्या के उच्च प्रतिशत को वायरस या बैक्टीरिया के विरुद्ध टीकाकरण के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिससे रोग का प्रसारित होना कठिन हो जाता है क्योंकि कुछ अतिसंवेदनशील व्यक्ति ही संक्रमित होने के लिए बाकी रह जाते हैं। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव विधेयक। हाल ही में इस विधेयक को अमेरिकी हाउस पैनल द्वारा पारित किया गया था।
ये विधेयक महात्मा गांधी और नागरिक अधिकार के प्रणेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों और विरासत का अध्ययन करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक एक्सचेंज कार्यक्रम स्थापित करने का उपबंध करता है। इस विधेयक में गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी की स्थापना का भी प्रावधान है, जो अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष समाधान संबंधी एक पहल है। एंटी ट्रस्ट परीक्षण। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के एंटी ट्रस्ट यानी अविश्वास पैनल ने 4 बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल से कुछ सवाल जवाब करने के लिए तलब किया है। अमेरिकी पैनल ने इनसे ये जानने का प्रयास किया है कि क्या वे टू बिग टू फेल की श्रेणी में आ गई हैं और क्या वे दूसरी छोटी कंपनियों की ओर से आने वाली प्रतिस्पर्धा को कुचल रही हैं। एंटी ट्रस्ट कानून प्रतिस्पर्धा कानून है। ये उपभोक्ताओं को हिंसक व्यापार संबंधी व्यवहारों से बचाने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा विकसित संविधि है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।